नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में पहले तो हम बायोलॉजी का सामान्य अध्ययन करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान क्या है। तो जितने भी धरती पर सजीव चीजें हैं उनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु एक वैज्ञानिक है, वो उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। कितनी शाखाओं में बांटते हैं? दो शाखाओं में बांटते हैं। एक तो हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। आगे बात करें जूलॉजी के बारे में। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जो जूलॉजी हमारा एक अलग शाखा है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे बात करें और बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। आगे बात करेंगे हम कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1881 में। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये स्टेटमेंट किसका है? स्लाइडेन एवं स्वान का है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मतलब बनाया गया है ये वीडियो, और ये वीडियो आप पूरा देखना और इसमें से सारे पॉइंट आप अपनी बुक में नोट डाउन भी कर लेना। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा होती है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको समझ जाइएगा। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका कहलाती हैं, जो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। नोट, तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ये नोट आप याद रखना कि तंत्रिका कोशिकाएं जो भी होती हैं उनमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता आता। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर या यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। जो लीवर होता है यानी जिसको जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, उसमें कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से होता है। आगे बात करेंगे कोशिका के अंग। तो सबसे पहला है जीव द्रव्य, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं।
इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका। अब इसको हम समझ लेते हैं कि जो जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, ये कोशिका का एक मेन भाग होता है। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। इसमें जल लगभग 80% होता है। उसके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। तो कोशिका द्रव जो होता है उसका काम होता है कि कोशिका सूखे ना, तो सूखने से उसकी रक्षा करता है। आगे बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज का बना होता है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। केवल पादपों में पाई जाती है। या कहाँ पाई जाती है? केवल मतलब पेड़ पौधे जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। इसका मुख्य काम होता है कि पेड़ पौधे की सुरक्षा करना है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यानी जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, उसको जूलॉजी में नहीं बल्कि बॉटनी में रखा गया है। ठीक है, तो ये एक पादप होता है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन, काइटिन की बनी होती है। तो समझ जाना आप, काइटिन की बनी होती है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आगे बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, तो जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसमें पाई जाती है? जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। और जो सेल वॉल थी वो किसमें पाई जाती है? वो सिर्फ पादपों में पाई जाती थी। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जो कोशिका के अंदर जितने भी अवयव यानी उनके कोशिकांग हैं वो कहाँ रहते हैं? कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। या अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है, यानी कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि कुछ ही वस्तुएं ऐसी हैं जो अंदर जा सकती हैं, बाकी सभी चीजों को अंदर आने जाने से रोकती है। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों का रोल रहा है, लेकिन इसकी मुख्य रूप से खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजन होता है। यह क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी या शक्तिग्रह कहते हैं। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है और उसके फलस्वरूप क्या बनता है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्लूकोज बनता है। ठीक, और उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, या शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उंगली समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। आगे बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर बोला जाता है। यह कोशिका के अंदर के आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। तो कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का बना होता है। जो स्मूथ वाला भाग होता है वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट का बना होता है। और जो रफ वाला होता है इस पे राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो रफ वाला होता है उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए और रफ हो जाता है। ठीक है, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भाग कौन कौन से हैं? तो एटीपी बनता है। ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोम भी हैं, क्रिस्टी ये उंगली संरचनाएं हैं, बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है और डीएनए भी इसी में पाया जाता है। आगे बात करेंगे राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। जो राइबोसोम होता है वो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा भाग होता है। यह प्रोटीन निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं उन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इनके क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 80S राइबोसोम और दूसरा होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अब 70S यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मानी पुरानी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो
अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये आपने पढ़ी होंगी, अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया होगा तो आपको पता होगा। 80S राइबोसोम क्या होता है? यह भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आगे बात करेंगे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस की। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। यह पदार्थों का परिवहन करता है। जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इसे क्या कहते हैं? जिसमें क्या होता है? पदार्थों का परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में सहायता करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। अब ये देखो, ये राइबोसोम का चित्र है और ये है गोल्जी बॉडी का चित्र। आगे बात करेंगे सेंट्रोसोम, जिसको तारक काय कहा जाता है। क्या कहते हैं? तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है। जो सेंट्रोसोम होता है यह क्या करता है? सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका का विभाजन करवाता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। अब समझ लो, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो क्यों विभाजन नहीं कर पाती? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। जहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वहां पर कोशिका का विभाजन ही नहीं होगा, इसलिए मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनका विभाजन नहीं होता। इसलिए हमारे मस्तिष्क पर जरा सी भी चोट लगती है तो हमारी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिस कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतु पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो कोशिका का विभाजन होता है किसके माध्यम से होता है? सेल प्लेट के माध्यम से होता है। और जो जंतुओं में होता है वो किसके माध्यम से होता है? सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है। सेंट्रोसोम की खोज बॉबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? बॉबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये है सेंट्रोसोम का चित्र। आगे बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका पाचन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है। समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए। यानी हमारी जो सेल है उसमें जो कोशिकांग होते हैं, अगर उसका कोई भी कोशिकांग अच्छे से काम नहीं कर रहा है या वो बेकार हो गया है तो लाइसोसोम क्या करता है? इसको पचा के नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम जो होता है इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई कोशिका काम करना बंद कर देती है तो उसे लेकर ही फट जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो एक डी डुबे नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्ब सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन या जिसे प्लीहा बोलते हैं में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। एस्थलीन मतलब ये गलत हो गया यहाँ पे, स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं की कब्र किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। आगे बात करेंगे केंद्रक के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये देखो लाइसोसोम, जिसका चित्र है लाइसोसोम का, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका को अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। जो केंद्रक होता है इसमें कितने % प्रोटीन होता है? 80% प्रोटीन होता है। आगे बात करें रसधानी यानी वैक्यूल्स। यह जल को संचित यानी स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। अब समझ लो, यहाँ पर ये 2 पॉइंट समझ लो। एक तो केंद्रक क्या होता है? पूरी कोशिका का मस्तिष्क होता है, यानी पूरी कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें 80% प्रोटीन होती है। रसधानी क्या होती है? रसधानी होती है एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है? जल स्टोर रहता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये है रसधानी और ये है केंद्रक यानी न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल्स। रसधानी जो जंतुओं में होती है वो छोटी होती है और जो पेड़ पौधों में होती है वो बड़ी होती है। आगे बात करेंगे लवक के बारे में। यह लवक को बोलते हैं प्लास्टिड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है?
लवक है। ठीक, यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक पदार्थ, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, यह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक, या पादपों में पाया जाता है। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हरित लवक, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णित लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा होता है वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णी लवक। अब पहले देख लेते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को। यह भोजन का निर्माण करता है। जो हरित लवक होता है यह किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। और ये सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। जो लवक होते हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यह पत्ती तथा तने में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग ऐसा होता है, हरा होता है। और इनमें एक पिगमेंट भी पाया जाता है, क्लोरोफिल। फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित या अवर्णीय लवक। यह भोजन का संग्रह करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है, इसलिए कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं और कुछ पौधों की हम फल खाते हैं। फिर अगला है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यह रंग प्रदान करता है। यह जो वर्णी लवक होता है यह क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर, मिर्च में क्या होता है? लाइकोपेज होता है। कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन होता है। ठीक है। अब एनिमल सेल और जंतु सेल यानी एनिमल सेल जिसे जंतु सेल बोलते हैं, प्लांट सेल, इनमें क्या देखो अंतर क्या होता है? ये गोल होती हैं। वैक्यूल जो होता है छोटा होता है। सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, चौकोर होती हैं। वैक्यूल बड़ी होती है। सेल वाल पाया जाता है, प्लास्टिड होता है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, केंद्रक और साइटोसोल ये दोनों में पाए जाते हैं। बल्कि ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है और ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट समझ लो हो गया आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे चुकंदर। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो बीटाडीन। ठीक है। फलों का रंग किस के कारण पीला होता है? तो जेंतोफिल के कारण फलों का रंग पीला होता है। अब ये देखो, ये है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये है एक यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका के प्रकार, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित कोशिका, दूसरी है यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका। अब यूकैरियोटिक में 2 प्रकार, या तो पादप होगा या जंतु होगा। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। समझ लेना ये पॉइंट। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका के सभी अंग यानी जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70S पाया जाता है। अब समझ लो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का पाया जाता है तथा शेष कोशिकांगों का अभाव होता है। तथा अन्य जो कोशिकांग हो गए जैसे सेंट्रोसोम हो गया और केंद्रक हो गया, ये सब नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? ये पूरी तरह विकसित होती हैं। ये क्या होती हैं? पूरी तरह विकसित होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं सब उपस्थित होते हैं। इनमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें राइबोसोम कैसा होता है? 80S का। जो प्रोकैरियोटिक होती है इनमें 70S टाइप का होता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनका आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। इनका अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? प्लास्टिड। कौन सा? प्लास्टिड। इनकी जो वैक्यूल्स होती है यानी रसधानी होती है वो बड़ी होती है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं होती है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इनमें सबसे बड़ा अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिकांग में क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोफिल या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये छोटी होती हैं। नॉन इनवेसिव ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। श्वसन जीवद्रव्य से होता है। पेप्टाइड, ग्लाइकॉन और 70S प्रकार का राइबोसोम होता है।
इसमें जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पेप्टाइड ग्लाइकोन की। अब ये यूकेरियोटिक होती है, बड़ी कोशिकाएं होती हैं और इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। आगे बात करेंगे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में, क्रोमोसोम, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यानी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मानव में यह 28 जोड़ा यानी मानव में यह 28 नहीं 23 जोड़ी, कितने जोड़ी, 23 जोड़ी, 23 जोड़े होते हैं यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनकी खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी, वाल्डेयर ने। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। जो गुणसूत्र होता है ये मानव में कितनी संख्या होती है, 23 जोड़ी बोल लो या 46 बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। और इसकी खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसके निचले भाग को टेलोमियर कहते हैं। इसके बीच में धागे की समान संरचना पाई जाती है जिसे एरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरॉन कहते हैं। तो ये गुणसूत्र से संबंधित कुछ बातें थी। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, जो मानव शरीर है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, ठीक, या 46 होती है। इसकी खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो गुणसूत्र होता है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसे सेटेलाइट कहा जाता है और जो मध्य वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, एरॉन कहते हैं। और जो सबसे निचला भाग होता है उसे टेलोमियर कहा जाता है। ये देखो, ये है एक क्रोमोसोम की संरचना। ये बीच में हो गया सेंट्रोमियर, ठीक। और इसमें जब रेप्लिकेशन होता है तब एक जैसे 2 क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जो सेल्स के अंदर केंद्रक होता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन होता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक सीक्वेंस से दिया गया है कि सबसे ऊपर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। और केंद्रक और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। और जीन में ही माता पिता के लक्षण और गुण पाए जाते हैं जो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि ये 2 मम्मी पापा हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं या तो उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती होती हैं या मतलब कुछ ना कुछ सगा सुगंध मिलती रहती है। इसी को कहते हैं अनुवंशिकता और ये जीन के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कुछ जीवों के क्रोमोसोम्स। तो जीवाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 1 होता है। मटर में 14 होते हैं, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 होते हैं जो छोटा होता है और 36 बड़े में। मानव में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48 और टेरिडोफाइट्स में 1600। यानी सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, 1600। केंद्रक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। समझ लीजिए, जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और जो इसकी श्रृंखला होती है, जो इसकी चेन होती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब डीएनए की संरचना समझ लीजिए। डीएनए एक है, इसमें क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो इसकी चेन होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड एक तरफ और दूसरा क्या होता है, फॉस्फेट। यानी न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। शुगर राइबोस शुगर होता है या डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, ठीक। अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। और प्यूरिन में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। और जो पिरिमिडीन होता है इसमें एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। यानी नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन।
प्यूरिन में 2 होते हैं, एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन में होते हैं 2, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए के एक टर्म यानी फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्राम होती है। जो डीएनए का एक ऐसे ये घेरा होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो डीएनए का एक टर्म होता है, इसमें कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। आप समझ लीजिए, डीएनए का एक जो टर्म होता है 34 एंगस्ट्राम का होता है, और न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्राम की होती है। डीएनए की संरचना डबल स्ट्रैंड होती है, जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डबल स्ट्रैंड होती है। उसकी खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ये है डीएनए का एक मॉडल, जो डबल स्ट्रैंड मॉडल है। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो एडेनिन होता है उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एडेनिन और थाइमिन के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये देखो, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आगे बात करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, किन थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। और जो डीएनए था उसमें थाइमिन होता है। यह 3 प्रकार के होता है। जो आरएनए है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, और चौथा है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैसेंजर आरएनए के बारे में। एमिनो एसिड की यह आवश्यक ही पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है, यह क्या करता है? जो एमिनो एसिड होती हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार पहचान करता है तथा उन्हें क्रम में सजाता है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? यह एमिनो एसिड का परिवहन राइबोसोम तक करता है। जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाने में मदद करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो राइबोसोमल आरएनए हो, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सका है कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए का बनना क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब समझ लीजिए इसको पॉइंट को, यानी अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर आरएनए से फिर डीएनए बन रहा है तो क्या हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टा प्रोसेस हो रही है। फिर है आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। फिर है डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिप्लीकेशन कहलाता है। यानी डीएनए से अगर डीएनए बनना है तो क्या हो रहा है? रिप्लीकेशन हो रहा है। रिप्लीकेशन में डीएनए से डीएनए ही बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। और उल्टा देखो, अगर आरएनए से डीएनए बनना है तो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर आगे बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, यानी सेल डिवीजन। एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेना कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी एक कोशिका जब टूटकर 2 या अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका का विभाजन कहते हैं। जिसे कोशिका का विभाजन कहा हो जाता है उसे मदर सेल कहते हैं। यानी जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक, तो ये कोशिका होती है। मान लो ये कोशिका है, इसका विभाजन हुआ 2 भागों में। ठीक है, तो इससे 2 कोशिकाएं बनी। अब ये जो कोशिका है इसके कहेंगे मदर सेल। क्या कहेंगे? मदर सेल। और ये क्या है? ये डॉटर सेल है। ये क्या है? ये डॉटर सेल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कराता है। आप समझ लीजिए, जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका का विभाजन कौन कराता है? सेंट्रोसोम कराता है। और जो पादप होते हैं, पादपों में कोशिका विभाजन कौन कराता है? सेल प्लेट कराती है। सेल प्लेट के द्वारा पादपों में कोशिका विभाजन होता है, और जंतुओं में सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है असूत्री विभाजन, यानी इसे बोलते हैं एमाइटोसिस। दूसरा है समसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं माइटोसिस। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं मियोसिस। अब सबसे पहले देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन।
असूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं एमाइटोसिस। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। जो असूत्री विभाजन होता है किसमें होता है? जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में होता है, विषाणु यानी वायरसेस में होता है, और सूक्ष्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें होता है, और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर यह बीच में धंस जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसका आकार बड़ा होने लगता है, फिर यह बीच में धंस जाती है और दो भागों में टूट जाती है। आगे बात करेंगे समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। जो सोमैटिक सेल्स होती हैं यानी कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। जनन कोशिका यानी ओवम और स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिकाओं का बना होता है। यानी स्पर्म और ओवा को छोड़कर जितना भी शरीर होता है वो कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल्स का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। अब समझ लीजिए समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन यानी जो सोमैटिक सेल्स यानी हमारे हाथ पांव जितनी भी शरीर में अंग हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो सोमैटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और इनमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि एक मदर सेल से टूटकर दो डॉटर सेल्स बनती हैं और दोनों डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो एक समान रहती है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और इसकी अवस्थाएं कितनी है? 5 अवस्थाएं। इंटरफेज, सबसे पहली अवस्था है इंटरफेज। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। जो इंटरफेज है उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी अवस्था होती है और इसमें डीएनए का निर्माण हो जाता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। दूसरी अवस्था है प्रोफेज अवस्था। इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। जो प्रोफेज होती है इसमें केंद्रक का विभाजन हो जाता है। अगली है मेटाफेज। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो चुका होता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो मेटाफेज अवस्था होती है यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। फिर है एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो एनाफेज होती है इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं और जो कोशिका के अंग अंदर के कोशिकांग होते हैं वो ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर अगली अवस्था है टीलोफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। स्प्लिंडर फाइबर गायब हो चुका होता है। जो टीलोफेज अवस्था होती है सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसमें कोशिका का विभाजन पूर्ण हो चुका होता है और कोशिका के सभी कोशिकांग आ चुके होते हैं यानी बढ़ चुके होते हैं। आगे रिमार्क, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो कोशिका में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है वो कौन करता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा हो जाती है। छिपकली तथा चूहा की पूंछ समसूत्री विभाजन के द्वारा दोबारा निकल आती है। जो छिपकली होती है उसकी पूंछ दोबारा कैसे निकलती है? तो समसूत्री विभाजन के द्वारा निकल आती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। यह विभाजन केवल नर कोशिकाओं में होता है, स्पर्म और ओवा में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। जो स्पर्म और ओवा में जो विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आधी, अर्ध मतलब आधी रह जाती है। जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी जाती है? आधी। और जिसमें क्रोमोसोम बराबर भागों में बढ़ जाता है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जो मात्र कोशिका 1 होती है वो 4 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। ठीक है, 4 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस अवस्था में होती है? तो क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन में होता है। किस विभाजन में होती है? अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इसमें प्रोफेज होता है। इसका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी होती है। अब समझ लेते हैं सिंड्रोम क्या होता है। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। ठीक है, जो सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम, हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 यानी 46 जोड़ी, 23 जोड़ी।
अब उसी में जब कोई अनियमितता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। सबसे पहला है, जैसे बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन हो देखा जाता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45, यानी कुल होती है 46, एक कम हो जाता है, कितनी होती है, 45। और यह किसमें होता है, स्त्रियों में, इसलिए उनमें क्या होता है, बांझपन, यानी वो बच्चे जन्म नहीं सकती। फिर है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, यानी एक बढ़ जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीव तथा और मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलॉइड कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 47 होती है, लेकिन यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें जो है शरीर और शक्ल बदल जाती है और जो बुद्धि होती है वो मंद बुद्धि हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, मंगोलॉइड कहते हैं। फिर अगला है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, उसके ऊपर का होठ कड़ा होता है, जो ऊपर का होठ होता है वो बड़ा हो जाता है। नोट, वायरस यानी विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। अब समझ लीजिए, जो वायरस होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।